So why is questioning less important or secondary to observation? आज इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे, और इस पॉडकास्ट में बिल्कुल भी कहीं भी किसी को बेलिटल डिप्रिशिएट करने की कोई कोशिश नहीं करी जा रही। इनफैक्ट ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग दोनों पति पत्नी है। इट्स लाइक द क्वेश्चनिंग मैरीज ऑब्जर्वेशन। बट अगर आप बोलते हो क्वेश्चनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे मेरा एक टेक है जो कि आप लोग को सुनने की ज़रूरत है, और इसको ऐसे सुने कि हम सबसे सीखना चाहते हैं। मैं भी यही करता हूँ। मैं किसी एक गुरु को नहीं पकड़ता हूँ। मैं हमेशा ये करता हूँ कि मैं सबसे सीखना चाहता हूँ, और हमेशा सबसे सीख के फिर ग्रो किया हूँ, फिर आगे बढ़ा हूँ। जो लोग मेरे साथ 3 साल से जुड़े हैं वो पूछते हैं मेरे से कि सर आप इतना अच्छा देख कैसे लेते हो, ग्रो कैसे कर लिया आपने इतना इंटरनली। आपको जो टेक्स हैं आपके लाइफ को लेके, माइंड को लेके, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिव इंटेलेक्ट है आपकी। तो ऐसे में किस तरीके से आपने ये किया? तो मेरा हमेशा यही जवाब होता है कि सबसे पहले तो मैंने सबको सुना हुआ है और सबकी परिक्रमा करी है। मैं किसी एक सितारे की परिक्रमा नहीं करता हूँ। मैं हमेशा सारे तारों की परिक्रमा करता हूँ। जब हमारे पास इतना सारा नॉलेज है तो हम सबको सुनना चाहिए, हमें सबको देखना चाहिए। ऑल्दो वो आपकी पर्सनल चुनाव है, आपका व्यक्तिगत चुनाव है कि आप मेरे को सुने या ना सुने, क्योंकि ना मुझे फ़र्क पड़ता है ना आपको फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये जो भी मैं कर रहा हूँ मैं इंटरनल ग्रोथ के लिए करता हूँ, आंतरिक वृद्धि के लिए करता हूँ। हाँ, रेदर अगर जैसे किसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें एक सेकेंडरी मेरा उद्देश्य ये भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक मेरी रिसर्च, मेरी टीचिंग्स पहुँचें। और अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे जो SM के ऊपर मैंने बनाया, उसमें भी अगर आप देखेंगे कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा 90% कंटेंट है उसमें। ऑल्दो कई लोगों को वो शायद एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, बिकॉज कहीं ना कहीं देर आर पीपल हु आर ब्लाइंड फॉलोअर्स। बट दैट इज़ नॉट माई पर्पज़, दैट इज़ नॉट माई उद्देश्य और द लक्ष्य और द गोल is to depreciate anybody, because it's not about anybody. When a person is talking about mind, it's about mind. So if I am talking about mind, I'm not talking about some person who is talking about mind. You know, like let's say कि कृष्णमूर्ति अगर कहते हैं माइंड के बारे में, तो विषय माइंड है, विषय कृष्णमूर्ति नहीं है। कृष्णमूर्ति के अगर मुझे पर्सनल अटैक्स करने होंगे तो मैं कृष्णमूर्ति के ऊपर कुछ पर्सनल लाइफ में बोलूँगा कि शादी नहीं किया या गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप हो गया। वो होता है तरीका किसी के ऊपर बात करने का पर्सनली। अगर तो जब आप मेरे फेवरेट विषय के बारे में बात करते हैं तो आप विषय में कॉम्पिटिटिव एक विजन से देखें। इट्स नॉट अबाउट संदीप महेश्वरी वर्सेस जे कृष्णमूर्ति वर्सेस ओशो वर्सेस आचार्य प्रशांत वर्सेस निसर्ग दत्त महाराज। इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी। एंड व्हेन समबडी इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड कोई और सेकेंडरी पर्सन इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, टर्शरी पर्सन इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, चौथा कोई आदमी है वो इट्स टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक फॉर एवरीबडी। एंड जो भी टेक्स आए हैं, जो भी रिसर्चेस आई हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आई हैं, वो किसी व्यक्तिगत इंसान के बारे में नहीं आई हैं। सब एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं, और मेरा भी वही विषय। तो सबका टेक अलग होगा तो मेरा भी टेक अलग होना चाहिए। अगर और ऐसा भी नहीं है कि 100% सब में टेक अलग है। इनफैक्ट 96% ऑफ SM स्टॉक इज़ एब्सोल्युटली एडोरेबल। एंड उनसे मैं क्या क्या सीखा हूँ शायद आपने भी नहीं सीखा होगा, राइट? जो उन्होंने खुद भी नहीं सिखाया कभी, वो मैंने उनके साथ सीखा है। तो कभी इसकी मैं आपको लिस्ट बना के बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या क्या सीखा जो उन्होंने खुद भी नहीं सिखाया, राइट? तो आज के विषय में हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन जो है वो कैसे बाईपास करती है क्वेश्चनिंग को। तो पिछले वीडियो में जो SM का वीडियो था उसमें नीचे कई लोगों ने कमेंट किया कि समटाइम्स क्वेश्चनिंग बाईपासेस ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो मैंने उनसे क्वेश्चन किया। मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे कुछ उदाहरण दीजिए और उसी उदाहरण को हम आगे इलैबोरेट करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ऑब्जर्वेशन सर्वोपरि है क्वेश्चनिंग से। और यहाँ पे कई दर्शक जो हैं वो इस विजन से देख रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं फिर से अगेंस्ट बात करूँगा या फॉर में बात करूँगा या अगेंस्ट में बात करूँगा संदीप महेश्वरी के। तो इस विजन को छोड़ दो, उस विजन से देखो कि तुम्हें कुछ सीखना है। अगर इस विजन से देखोगे तो तुम्हें हर जगह द्वंद्व मिलेगा, क्योंकि मैं कृष्णमूर्ति के बारे में भी कुछ ना कुछ, ऐसे कृष्णमूर्ति के बारे में नहीं, कृष्णमूर्ति जिसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, नेचर ऑफ द माइंड के बारे में,
तो नेचर ऑफ द माइंड के बारे में मैं कुछ ऐसे बात कर जाऊंगा तो कृष्णमूर्ति से विपरीत होगी, तो आप कहोगे कृष्णमूर्ति के अगेंस्ट है। मैं कृष्णमूर्ति के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं नेचर ऑफ द माइंड के बारे में जो बात करी जा रही है उसके अगेंस्ट हूं। कृष्णमूर्ति के अगेंस्ट में अगर मुझे होना तो कृष्णमूर्ति की लाइफ को मैं पर्सनली जज करूंगा, राइट। सेम गोज विद ओशो। ओशो को मैं क्यों सुनता हूँ? लोग कहते हैं कि दिखावा करता था, BMW ये वो एंड ऑल दैट, शराब और बहुत सारी चीज़ें बोली। मैं चाहूँ तो वो भी बात कर सकता हूँ, लेकिन वो पर्सनल अटैक होगा आचार्य रजनीश पे। वो मेरा उद्देश्य ही नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस विषय पे बात कर रहे हैं, और जो विषय है वो मेरा कंपटीशन है। विषय के बारे में जो इलैबोरेशन दे रहा है वो कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ग्रोथ ऐसी ही होती है जब पुरानी रिसर्चेस को आप चैलेंज करते हो। पुरानी कोई थ्योरीज आ रखी हैं, उनको चैलेंज करते हो। स्ट्रिंग थ्योरी जो है, मैंने बोला था पॉडकास्ट में, समझ में नहीं आया कई लोगों को। स्ट्रिंग थ्योरी एक बार आई, अब 90s में किसी ने निकाल दी। अब अगर दूसरा साइंटिस्ट आके उसको नहीं इलैबोरेट करेगा तो स्ट्रिंग थ्योरी का सत्य कैसे पता चलेगा, राइट। तो अगर आप साइंटिफिक कम्युनिटी में देखेंगे तो कोई भी आता है, ही हैज़ फुल राइट टू ऑब्जेक्ट दैट थीसिस, ही हैज़ फुल राइट टू मेक अ रिसर्च पेपर ऑन दैट पर्टिकुलर थीसिस, वट एवर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक, एंड दैट इज़ हाउ वी गेन PhD ऑल्सो। इनफैक्ट अगर आप PhD करने जाओगे, जो लोग नहीं जानते PhD के बारे में बता दूँ, बिकॉज आई एम अ पैरामेडिकल पास्ड आउट स्टूडेंट एंड मैंने बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रखा है। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, एनाटमी, फिजियोलॉजी, सारी मेडिकल की मोस्टली जो हम लोग सब पढ़ाया जाता है हमें, और उसमें एक PhD सब्जेक्ट होता है। पहले बैचलर्स होता है, फिर मास्टर्स होता है, फिर PhD होता है। एंड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप मुझे ये सिखाया गया था कि आप पहले अगर कुछ नया लाना चाहते हैं, लेट्स से फिजियोथेरेपी में कुछ नया लाना चाहते हैं, तो पुराने फिजियोथेरेपी के आर्टिकल्स को पहले आपको जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ गैप है, और उस गैप को आइडेंटिफाई करके कुछ नया लाना पड़ेगा, कुछ नया स्केल लाना पड़ेगा, कुछ नया मसल टेस्टिंग या नर्व टेस्टिंग या बोन टेस्टिंग, व्हाटएवर जो भी है, वो इक्विपमेंट या एक्सरसाइज या असेसमेंट पेपर कुछ भी लाना पड़ेगा नया, तब जाके आपको PhD होल्डर कहलाओगे आप। PhD आपको जब तक आप कुछ यूनिक नहीं करते हो आपको मिलती नहीं है। ये चाहे कोई भी PhD हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे साइंटिस्ट हो, कोई भी PhD हो, जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे आपको PhD नहीं मिलेगी। और PhD करने के लिए आपको थीसिस पढ़ना पड़ेगा। PhD करने के लिए आपको जो आज तक आर्टिकल्स आ रखे हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप अनुमान लगा पाओगे, राइट। तो कई लोगों को यही नहीं पता कि अगर आपको गेस करना है तो आपको पहले एग्जिस्टिंग 400-500 साल की नॉलेज पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप बेहतर गेस कर पाएंगे। लेकिन लोग गेस करते हैं बिना रिसर्च करे हुए, बिना रिसर्चेस जितनी आ रखी है उसको पढ़े हुए। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, आपके नीचे से पार्किंग से बाइक चोरी हो गई और आपको लग रहा है गार्ड चोर है, आपको लग रहा है ये चोर है, आपको लग रहा है वो चोर है। आप गेस कर रहे हो, सुनना ध्यान से, आप गेस कर रहे हो, गेस आप भी कर रहे हो, और गेस डिटेक्टिव भी करता है। डिटेक्टिव भी गेस करता है, आप भी गेस करते हो, लेकिन डिटेक्टिव पकड़ लेगा चोर कौन है, तुम नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि डिटेक्टिव के पास 400 साल का डेटा पड़ा हुआ है। तो हमारा माइंड चैट GPT की तरह है। हमारे माइंड को जब तक पूरी की पूरी नॉलेज फीड नहीं करी जाएगी तब तक वो अच्छे से गेस नहीं कर पाता है। और यहीं पे आता है आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण। पतंजलि ने बताया, आगम प्रमाण ये कहता है कि एग्जिस्टिंग थ्योरीज को पढ़ा जाएगा। आगम प्रमाण ये कहता है एग्जिस्टिंग नॉलेज, पॉडकास्ट, वीडियो, शास्त्र, उपनिषद पढ़े जाएंगे और फिर अनुमान लगाया जाएगा कि सटल की रियलिटी क्या है, या किसी भी चीज़ की रियलिटी क्या है जो हमें अज्ञात है अभी। तो आगम पतंजलि योग सूत्र ये कहते हैं कि अगर अज्ञात का पता लगाना है, अगर अननोन का पता लगाना है, तो नोन पढ़ना पड़ेगा, नोन पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक व्यक्ति 90 साल की रिसर्चेस छोड़ के गया है और आप अभी 30 साल की उम्र में आप उसके 90 साल की रिसर्चेस को बिना पढ़े हुए कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपसे बड़ा महामूर्ख, महामूढ़ इंसान कोई नहीं है। आपको लगता है कि आप कुछ डिस्कवर कर लोगे, लेकिन वो वही डिस्कवर करोगे आप वही डिस्कवर, सुनना ध्यान से, कान खोल लेना अपने, आप वही डिस्कवर करोगे जो ऑलरेडी 90 साल का रिसर्ची मर चुका है करके। तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ह्यूमैनिटी को आगे अगर बढ़ना है तो हर एक व्यक्ति 100 साल की जिंदगी में अपना रिसर्च छोड़ के जाएगा। अगला व्यक्ति जो बच्चा पैदा होगा वो उस रिसर्च को पहले पढ़ेगा, उसके बाद ही वो रिसर्च आगे बढ़ेगी। तब जाके इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको कि मैं कुछ अलग ऑब्जर्व कैसे कर पा रहा हूं, कि मैं कुछ अलग नॉलेज कैसे कर पा रहा हूं, कि मैं कुछ अलग
टेक मेरे कैसे हैं, मेरे इतना पेनिट्रेटिव इंटेलेक्ट कैसे हो गई है? उसका सिंपल सा रीजन है, मैंने सबको पढ़ा है। मैं कोई एक को, ये यहां पे मैं देखता हूं कोई आचार्य को फॉलो कर रहा है तो कोई आचार्य को ही फॉलो कर रहा है, कोई संदीप को फॉलो कर रहा है तो कोई संदीप को ही फॉलो कर रहा है, कोई जग्गी वासुदेव सदगुरु को फॉलो कर रहा है तो उसी को फॉलो कर रहा है। और ये होता है बिकॉज हम अटैच्ड होते हैं, हमारा बेसिक जो डिफॉल्ट सेटिंग है ब्रेन की वो ऐसी है कि आई लाइक दिस पर्सन्स वाइब, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग विद दैट। बट यू आर सिटिंग फॉर द गुड सेंसेशंस, आई एम सिटिंग फॉर द नॉलेज। योर एजेंडा is good sensation, a good relief, a good comfort. My agenda is not good sensation, because good sensation मैं meditation करूँगा सही हो जाए, good sensation आ जाएगी, मैं जिम करूँगा good sensation आ जाएगी। My agenda is not good sensation, my agenda is knowledge, a knowledge which has not been come from last 10,000 years. That is my vision. That is there with my vision. So if you really want to have that lakshya like me, you need to listen to everybody. And यही एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मुझे सबसे अलग करती है। क्यों? क्योंकि सारे गुरु कहते हैं मेरे को सुनो, मेरे को सुनो, मेरे को सुनो। आप जितने भी गुरु उठा लो, सब कोई प्रमोट नहीं करेगा किसी को। आप जो कहते हो ना मैं SM के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरे पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं सबका नाम लेता हूँ और सबकी रिसर्चेस को अच्छे से सपोर्ट करता हूँ, और जहाँ नहीं है वहाँ पे डी सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, मेरा पर्पस रिसर्च है, मेरा पर्सन नहीं है। पर्सन पे पर्सनल अटैक मेरे होंगे ही नहीं कभी, आप देखोगे, राइट? सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि this is one reason inside me. If you come inside my community, you'll understand that I will never ask you to just listen to me, unlike other gurus. Unlike other gurus, and it is a very strange factor, people who are alive are not supporting people who are alive. You see, when Osho was there, this is one personality who talked about Krishnamurti because he was in a competition. वो कंपटीशन में थे कृष्णमूर्ति के साथ, बट स्टिल ओशो टॉक्ड अबाउट कृष्णमूर्ति। बट आज के टाइम में हर आदमी आदि शंकराचार्य की बात कर रहा है, कबीर की बात कर रहा है, जो मर चुके हैं उसकी बात कर रहा है। अगर आज कबीर पैदा होते और अगर आज के समय में कबीर होते तो ये सब कंपटीशन में देख रहे होते उसको। कोई किसी के बारे में, कबीर के बारे में बात नहीं करता। आप अगर देखें जितने भी गुरुज हैं यूट्यूब पे, जो मेजर टॉप 4 टॉप 5 गुरुज हैं, वो एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? कभी सोचा आपने? आदि शंकराचार्य के बारे में बात हो रही, कृष्णमूर्ति के बारे में बात हो रही, राम के नॉलेज के बारे में बात क्यों करता हूं? मैं सबके बारे में बात करता हूं, मैं सबसे सीखता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा एजेंडा ये है ही नहीं कि मुझे कंपटीशन को तोड़ना है। कंपटीशन तो वैसे भी टूटेगा। कंपटीशन को तोड़ने के लिए अगर आप वैसे बात करते, उस एंगल से अगर आप दुनिया को देखते हो तो वो भी सुन लो कि अगर आपको कंपटीशन ही तोड़ना है तो उसके अलग अपने रास्ते होते हैं। वो कभी मैं मार्केटिंग पॉडकास्ट में बात करूंगा। कंपटीशन तोड़ना मेरा एजेंडा ही नहीं है। मेरा एजेंडा है सेल्फ ग्रोथ, और मेरा जो नॉलेज है उसको ग्रो करना, कुछ ऐसा लेके आना जो 10-15 हज़ार साल में नहीं आया हुआ है। 200-300 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं 10-15 हज़ार साल की बात कर रहा हूं। और पिछले 3 साल से जो लोग पॉडकास्ट पे जुड़े हुए हैं, आज वो ये एडमिट करते हैं, लेकिन जो जुड़ा हुआ वही करेगा। कुछ 150 से 200 लोग मेरे को सुन रहे हैं पिछले 200-300 साल से, 2-3 साल से। ठीक है, क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? उसका रीज़न है। वो और किसी के पास कोई क्यों नहीं जाता सुनने के लिए, या सुनते भी होंगे तो मुझे भी क्यों सुन रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी रट्टू तोता नहीं है। ये आदमी ग्रो कर रहा है बड़ी तेजी से, हर 15 दिन पे कुछ नया लेके चला आता है। भैया मज़ा आ रहा है इसके साथ, और मज़ा इंटेलेक्चुअल है, सेंसरी नहीं है। ठीक है, तो
ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि हर कोई मरे हुए इंसान की बात करता है लेकिन कंपटीशन में कोई किसी की बात ही नहीं कर रहा, राइट। दूसरी चीज़, अगर मुझे संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट होना होता तो आप मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वो तो आप कहोगे झूठ है, लेकिन अब मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण करवा देता हूं। जितने भी संदीप के अगेंस्ट फॉलोअर्स हैं, हुएवर इज अगेंस्ट संदीप माहेश्वरी has never supported Sound of Silence, has never supported even, in fact, one thing about Sandeep Maheshwari. I always come into gray area. I have always supported whatever he is talking about 95%. Whatever 5% he has left off, I criticize that. Criticize the subject, not the Maheshwari. There is a difference. There is a slight subtle difference. Number one. Number two, if you see everybody who is against Sandeep Maheshwari, they will be always talking about कि he is against Sandeep Maheshwari. Like whatever is uttered from the mouth of Sandeep Maheshwari, whatever उनके मुंह से जो भी उच्चारण निकलते हैं, उस सबके अगेंस्ट है वो। तो आप दो पोलैरिटीज़ को देख रहे हो। मैं दोनों पोलैरिटीज़ में नहीं आता हूँ, ना मैं साउथ पोल में हूँ ना मैं नॉर्थ पोल में हूँ। और अगर मुझे विरोधी होना होता तो मैं पूरा साउथ पोल होता या पूरा नॉर्थ पोल होता। तो जितने भी संदीप विरोधी हैं यूट्यूब पे, या आचार्य विरोधी हैं, या जग्गी विरोधी, कोई भी विरोधी है, आप देखोगे वो एक को पकड़ लेंगे और वो कोई भी चीज़ उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। और साउंड ऑफ साइलेंस तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट। तो अगर मुझे उनका विरोधी करना होता, अगर मुझे सच में उनके अगेंस्ट ही जाना होता, तो मैं कभी ज़िंदगी में साउंड ऑफ साइलेंस के आगे बात नहीं करता। लेकिन हाँ, मेरी जो रिसर्चेस हैं वो काफ़ी डीप है। उसका रीज़न ये है कि मैं ये सीख चुका हूँ कि सीखते कैसे, राइट। तो अब कमिंग ऑन टू द टॉपिक, इसके बाद आपको जो सोचना आप सोच सकते हैं। आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज anyway, I don't care about all these things. You can think of that is not my agenda. And अगर आपको लगता है कि मैं व्यूज़ के लिए करता हूँ या इसके ग्रीडी हूँ मैं, तो आपने देखा होगा जब भी मैं संदीप के ऊपर वीडियो बनाता हूँ उसमें 5-6 हज़ार 10,000 व्यूज़ आते हैं। तो पिछले 3 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ सबके ऊपर। अगर सच में ये बार बार पैटर्न दिखेगा आपको, जब भी मैं बनाऊँगा 6-7 हज़ार व्यूज़ आएंगे, जब भी बनाऊँगा 6-7 हज़ार व्यूज़ आएंगे। वैसे कितने आते हैं? 250-300, राइट। तो अगर मुझे लालच ही मेरे अंदर भरा होता तो पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली मैं इनके ऊपर वीडियो बना रहा होता। लेकिन क्यों नहीं बनाया मैंने? 2 साल पहले एक बनाया, फिर 1 साल पहले बनाया, फिर अब एक बार बनाया। तो कोई अगर लालची होगा तो उसको जल्दी जल्दी नहीं करेगा कि जल्दी जल्दी निकालूं और वीडियो और व्यूज़ आए और पैसा आए। तो ये सब भी सोचो कभी कि अगर कोई सच में लालची होता तो वो बार बार वही चीज़ रिपीट करेगा या फिर वो अपना एजेंडा करेगा जहाँ 250 व्यूज़ आ रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें सोचना चालू करो। और इसके बाद भी अगर तुम्हारी पट्टी नहीं खुल रही है तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे गुरु के अगेंस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और प्यार का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है या 10वीं 9वीं में वो मोबाइल चला रहा है या बाइक चला रहा है तो मैं उसका सपोर्ट करूँगा, ठीक है। मैं वैसा बाप नहीं हूँ या मैं वैसा बच्चा भी नहीं हूँ, राइट। तो मैं ब्लाइंड पेरेंट नहीं हूँ, ना ही मैं ब्लाइंड चाइल्ड हूँ किसी का भी, ठीक है। मैं अगर मेरा बच्चा भी होता है तो वो 10वीं में मोबाइल मांगेगा, नहीं मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है। बाइक चाहिए, नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है। लेकिन मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ या मैं अंध पेरेंट भी नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको इस चीज़ें शायद समझ नहीं आएंगी, राइट। तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको मेरे पॉडकास्ट में हर किसी गुरु के बारे में। और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा, तारीफ भी मिलेगी। और मैं हमेशा करता हूँ। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ कृष्णमूर्ति की टीचिंग, राइट। तो 2021 में मैंने कृष्णमूर्ति को सुनना चालू किया। 2021-2020 में ओशो को भी साथ में सुनना चालू किया। उससे पहले 1 साल पहले शायद मैं कृष्णमूर्ति को सुनना चालू कर दिया था। और करीबन 150 पॉडकास्ट सुनने के बाद, उनके कुछ बुक्स पढ़ने के बाद, उनके कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के बाद कुछ ऐसा समझ में आया जो आज से पहले ह्यूमैनिटी में कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि जब भी आप किसी भी गुरु को सुनोगे, उसका अपना एक एंगल होता है हर चीज़ को लेके। वो एंगल
और वो हिडन यूएसपी जो है उसको निकालना ज़रूरी है रिसर्च में आगे बढ़ने के लिए। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा माइंड चैट जीपीटी की तरह है, आपका माइंड चैट जीपीटी की तरह है। इट्स ऑल अबाउट जीपीटीज। यू एंटर द नॉलेज, द पॉपअप विल बी डिफरेंट. You enter more knowledge, the pop-up will be different. So it's all about entering the knowledge. And it is not just about entering actually. It is also about observation. So आज का जो पॉडकास्ट है वो लर्निंग पे फोकस करेगा. So why questioning surpasses or observation surpasses questioning? There is a reason. So एक सज्जन है, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने उदाहरण दिया मुझे कि अच्छा ठीक है, तो ब्लैक होल्स को तो देखा नहीं गया. उन्होंने कहा कि ब्लैक होल, उदाहरण दिया, उन्होंने कहा ब्लैक होल्स को तो देखा नहीं गया पार्थ, तो ब्लैक होल्स के बारे में कैसे जान लिया लोगों ने? ऑब्जर्वेशन तो हुई नहीं है ब्लैक होल की, क्योंकि ब्लैक होल को देखा गया है 2019 में. इनफैक्ट जब तक 2019 में ब्लैक होल्स की इमेजेस नहीं आई, जो हमारा सैजिटेरियस ए है ब्लैक होल बीच में गैलेक्सी के, मिल्की वे के, उसकी फ़ोटो आ चुकी है. उससे पहले हर कोई बिलीव करता था पर जानता नहीं था, या जानते भी थे तो कुछ साइंटिस्ट जानते थे पर पूरी दुनिया नहीं जानती थी. राइट. तो आपका प्रश्न ये है कि आज से 40 साल पहले जब ब्लैक होल की फ़ोटो ही नहीं आई थी, तो आइंस्टाइन ने कैसे ब्लैक होल के बारे में कुछ बात कर दी बिना ऑब्जर्वेशन के? एक्चुअली यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्वेश्चनिंग से नहीं सॉर्ट आउट हुआ था. इट वॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग ही ऑब्जर्व्ड समथिंग. एंड मैंने उन सज्जन को यही रिप्लाई दिया जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ. मैंने कहा देखिए, जब स्टार्स के बारे में स्टडी हुई तो ये देखा गया कि अगर स्टार छोटा है तो फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम जो है कम बेंड होता है. जैसे जैसे स्टार बढ़ता जाता है, फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम, यानी अगर आप फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम को समझ लें, एक चादर ले लें, चादर पे गेंद डाल दें, जितना चादर बेंट होगा उसको कहते हैं बेंटिंग ऑफ फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम. तो अगर आप छोटी बॉल लेंगे छोटा बेंट होगा, बड़ी बॉल लेंगे बड़ा बेंट होगा. और जैसे जैसे आप बॉल डालते जाएंगे चादर के ऊपर, नीचे से बॉल निकलती जाएगी. अगर आप नीचे से देखेंगे, और बड़ी बॉल डालेंगे तो और नीचे निकलेगी, और बड़ी बॉल डालेंगे तो और नीचे निकलेगी. तो ये बताया गया. तो आइंस्टाइन ने ये कहा, इसको चैट जीपीटी पे जाके आप रिसर्च भी कर सकते हैं. आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हम बहुत बड़ी बॉल डाल देते हैं जो कि बहुत भारी हो तो क्या होगा? तो उन्होंने बहुत बड़ी बॉल ली, चादर के ऊपर डाल दी, वो पूरी नीचे आ गई. अब एक चीज ये सिद्ध हो चुकी थी कि जितना ज़्यादा स्पेस बेंड होगा उतना ही ज़्यादा वो आकर्षण, उसका जितना ज़्यादा बाहर होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उसके अंदर, उतना ही ज़्यादा वो आकर्षित करेगा उसको, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी बड़ी होगी. तो उस वक्त ये नहीं डिस्कवर हुआ था कि आकाशगंगा जो हमारी है मिल्की वे, उसके बीच में एक ब्लैक होल है. उस वक्त डिस्कवरी नहीं हुआ था, बिकॉज ब्लैक होल के बारे में तो चर्चा हो रही थी सिर्फ. तो उन्होंने देखा कि, और थीसिस बनाया, एक हाइपोथेसिस बनाया. समझना ज़रूरी है कि अगर ये बॉल बहुत ज़्यादा डाल दी जाती है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इतनी ग्रेविटी हो जाएगी कि लाइट भी उससे आगे नहीं निकल पाएगी. और इस पे उन्होंने काफ़ी डिस्करेज भी किया इसको. उन्होंने कहा कि यार पता नहीं ये सही भी है गलत है, इतना बोल के वो मर गए. आगे साबित हो गया कि ये जो बोल रहे थे सही है. अब ये बात हुई तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस में क्वेश्चनिंग पहले आई, ऑब्जर्वेशन पहले आई. ऑब्जर्वेशन पहले आई क्योंकि उन्होंने देखा कि बॉल डाली जा रही है अंदर, और फिर क्वेश्चन उठाया. दोनों, मैंने क्या बोला आपको शुरू में, दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन पति पहले आएगा. जैसे ही कोई बॉल डालेगा उस पर तो क्वेश्चन उठेगा कि व्हाट इफ बॉल भारी होगी. राइट. तो उनके ब्रेन ने जवाब दिया अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटी एट दैट टाइम कि अगर बॉल ज़्यादा भारी हो जाती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ भी उससे बाहर नहीं जा पाएगा.
इनफैक्ट लाइट भी नहीं जा पाएगी, और ये बेंड कर देगा स्पेस एंड टाइम को इतना ज़्यादा कि गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो स्टार है उसके अंदर जो डस्ट है, उसके अंदर जो गैसेस हैं, क्या वो टिक पाएंगी? अब ये क्वेश्चन उठा, क्योंकि अभी जो हमारा सूर्य है, हमारा स्टार जो है, वहाँ पे डस्ट, गैसेस, ये सब चल रही हैं, वहाँ पे ब्लैक होल नहीं है, पर वहाँ ग्रेविटी है। पर आइंस्टाइन ने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी हो जाती है तो जो डस्ट और गैस का गोला है पूरा, कहीं ये ही ना इम्प्लोड हो जाए इसी के अंदर। एक होता है एक्सप्लोड, बाहर निकलना, एक होता है इम्प्लोड। और ये भी सब थीसिस में चला गया, सब लिख दिया उन्होंने कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ बचेगा ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी बचेगी। सिंपल सी चीज़ है, हर जगह ग्रेविटी है, हर एक सितारे में। लेकिन अगर मास बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, ग्रेविटी जो है वो उसको ही खा लेगी जो डस्ट सराउंडेड है स्टार के, या जो पार्टिकल सराउंडेड है स्टार्स के, और कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इट इज पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, और वही हुआ। ये साबित हो गया कि ग्रेविटी जो है वो ऐसे ही काम करती जैसे आइंस्टाइन ने बोला था। अच्छा, आइंस्टाइन ने वर्म होल्स के बारे में भी बात करी है। अब ये वर्म होल क्या है, इसको आप चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं। ये टनल है एक स्पेस में दूसरे स्पेस पे जाने के लिए, जहाँ पे आपको लाइट की रफ्तार से नहीं जाना चाहिए। आप सीधा यहाँ से घुसोगे दरवाजे से, उस दरवाजे बाहर निकल जाओगे। वो चीज़ 11-12 मिलियन ईयर्स का कनेक्शन 1 सेकंड में पूरा हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ें जाके, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। बट इसमें ऑब्जर्वेशन पहले आई, राइट। अच्छा, हर कोई कहता है एवरी रिसर्च स्टार्ट विद क्वेश्चन, एवरी रिसर्च स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन, एवरी रिसर्च स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, मतलब कि न्यूटन बैठे हुए थे, सेब गिर गया नीचे। अब न्यूटन ने क्वेश्चन उठाया कि सेब नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, ये दाएं बाएं क्यों नहीं जा रहा। क्वेश्चन लाजमी था, इट वॉज अ जेन्युइन क्वेश्चन। अच्छा, उसी पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे। कितनी बार बैठे होंगे, कपल्स बैठ के सेक्स कर रहे हैं, उन्होंने तो क्वेश्चन नहीं उठाया। क्वेश्चन न्यूटन के अंदर क्यों आया? तो लोगों ने क्या कह दिया, अब एनीथिंग बिग स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, एनीथिंग बिग स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। इट इज नॉट अबाउट द क्वेश्चन सर, इट इज अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डैम एप्पल। अगर वो देखता ही नहीं कि एप्पल नीचे गिरा है तो एक क्वेश्चन कहां से उठता कि एप्पल नीचे गिरा हुआ है। अब आप कहोगे कि ऐसे तो हर किसी के सामने गिरता होगा। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूं ना, हर किसी के सामने गिरा। कपल जो सेक्स कर रहे थे, वहां पे किस कर रहे थे, स्मूचिंग कर रहे थे, उनका भी गिरा होगा। तो उनको अंदर क्वेश्चन क्यों नहीं उठा? उसका रीजन है, पहली चीज तो उनको बैकग्राउंड सही नहीं है, हो सकता है वो बिजनेसमैन हो। दूसरी चीज कि वो देख रहे हैं पर देख नहीं रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड ऑब्जर्वेशन। सीइंग स्टैंड्स फॉर ऑटोमेशन, एनीथिंग ऑटोमेटिक। आप बैठे हुए देख रहे हो, बस आंखें खुली हुई, सेंसेस से परसीव हो रहा है। ऑब्जर्वेशन इज ऑल अबाउट लुकिंग फ्रॉम द थॉट। डेलिबरेट एफर्ट आएगा, वहां पे एनर्जी लगेगी, एफर्ट लगेगा। दैट इज वाई आप क्लास में बैठते हो, टीचर आपसे कहते हैं अरे कहाँ खो गए, ध्यान दो। आप टीचर को देख रहे हो लेकिन टीचर को समझ नहीं रहे हो। टीचर को तुम तभी समझोगे जो टीचर पढ़ा रहा है, जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्वेशन इज ऑल अबाउट लुकिंग फ्रॉम द थॉट, राइट। या फिर थॉट ना भी अगर रखें इसको, तो ऑब्जर्वेशन इज ऑल अबाउट डेलिबरेट एफर्ट। सो पहले एप्पल गिरा, तब जाके उन्होंने क्वेश्चन उठाया। सो ऑब्जर्वेशन मैरीज क्वेश्चनिंग। नाउ अब आपका सवाल आता है कि अच्छा ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो कि शायद आप देखा हो पर आपने अनदेखा कर दिया उसको। तो ऑब्जर्वेशन पहले आती है, ये तो सस्टेन हो गया, लेकिन यही सिर्फ बेनिफिट नहीं है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन के पीछे ऐसे ही कृष्णमूर्ति पागल नहीं थे। देखिए होता क्या है कि हमारे जीवन में
एक बहुत ही घटित घटना होती है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, वो ये है मानने की और जानने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 99% लोग मानते हैं, जानते नहीं। टू नो इज टू कॉन्कर द बिलीफ, and this is where the second benefit of observation comes in. So if something is written in Bhagavad Gita and you don't observe that shlok in day to day life, you are a rattu tota of Upanishad. This is where the observation kicks in, the secondary benefit of observation. See, जब आपने ब्लैक होल देख लिया कि ब्लैक होल के अंदर क्या है अभी भी पता नहीं है लोगों को, ऑल्दो थीसीज बहुत सारी हैं, लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्या है जिस दिन आपने देख लिया उस दिन वो थीसीज मर जाएंगी, राइट। थीसीज इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन एंड कंफ्यूजन्स। ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, वो थ्योरी है, वो 50 थ्योरी। सबसे छोटा पार्टिकल के नीचे क्या है, सबसे छोटे पार्टिकल के नीचे क्या है, ठीक है। तो लोग एस्टिमेशन लगाते हैं, राइट। एस्टिमेशन इज नॉट नोइंग, एस्टिमेशन इज अनुमान, गेसिंग, राइट। सो इन ऑर्डर टू नो यू नीड टू सी इनसाइड द ब्लैक होल, एंड दिस इज वेयर साइंटिफिक कम्युनिटी किक्स इन। दे वॉन्ट टू नो, दे फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर दे आर रिसर्चिंग समथिंग, एक थीसीज आती है, एक थ्योरी आती है, फिर एक और साइंटिस्ट पैदा वो अपनी थ्योरी लेके आता है। कुछ 50-60 थ्योरी हो जाती है एक विषय के बारे में, और उसके बाद एक थ्योरी उसमें से सक्सेसफुल हो जाती है, और जो थ्योरी सक्सेसफुल होती है उसी साइंटिस्ट को उठा के नोबेल प्राइज या पुरस्कार दे दिया जाता है। तो सबसे भयंकर चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यही है कि मैं नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बात करता रहता हूं, मैं नेचर ऑफ द सोल के बारे में बात करता रहता हूं, उपनिषद बात करते रहते हैं। आपने उपनिषद पढ़ के अपने अंदर यह आत्मविश्वास जला दिया कि मुझे समझ में आ चुका है, और आपके जीवन में दुख है, वो दुख खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपीरियंशियली नहीं देखा कोई चीज। आपने ये नहीं देखा कि कोई भी चीज जब तक हम उसको आंखों देखा नहीं करेंगे, और आंखों देखा मतलब सिर्फ सेंसेस से नहीं, इंटरनल ब्रेन वाली आंखें भी, राइट, तब तक उस माइंड को बिलीव नहीं होता है। It's not about you, it's not about body, it's about the nature of the mind. The nature of the mind says that I want to know, then only I'll be changing my perspective. And this is where the confusion of God comes in. Every religion, there are some 12-13 religion or something like that, Greek Orthodox और पता नहीं क्या क्या, Jainism, Buddhism, they all talk about some God. So there is a theory about the God. Like just a scientist observing the black hole. They have theories about the black hole, insights of the black hole. And this is where religion kicks in. They have the theories about the God. But what if you see the God? What happens to those theories? And everywhere, जो भी मैं अभी बात कर रहा हूं, I am talking about seeing, that means observing, right? यहां पे कहां क्वेश्चन आ गया? कहीं क्वेश्चन आया? अगर आपको भगवान पे विश्वास करना है तो सबसे सही तरीका क्या है? क्वेश्चन करना या ऑब्जर्व करना? तो सनातन मतलब होता है इटर्नल। सब अनंतमा, सह अनंतम, सनातन, सब कुछ अनंत है। इनको सुनना बंद करो। ये जो सनातन को एक अलग डेफिनेशन में धर्म में परिवर्तित कर दिया। पहली बात तो धर्म का डेफिनेशन लोगों को नहीं पता। धर्म मतलब होता है फंक्शन। सिंपल क्लियर हो रहा है। मैं अपनी पत्नी का
सेवा करूं, पत्नी मेरी सेवा करे, ये मेरा धर्म है। यहां पे धर्म क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। पत्नी पति की सेवा करती है, ये धर्म होना चाहिए। क्या है? फंक्शन है, इनएविटेबल फंक्शन है। यहां पे रिलीजन भी तो बोल सकते, यहां पे क्यों नहीं रिलीजन आया? पत्नी पति की सेवा करे, रिलीजन है? अरे धर्म का मायना कुछ और है। सूर्य किरणें देता है, सूर्य गर्मी प्रोवाइड करता है, सूर्य अग्नि देता है, सूर्य सौरमंडल को स्थिर रखता है। यह सूर्य का धर्म है, सूर्य का फंक्शन है। इसमें रिलीजन कहां से आ गया? हवा का धर्म क्या है? वायु का धर्म क्या है? जीवन। जीवन के जो जीवन का ट्रांसम्यूशन है, जो ट्रांसफरेंस है, जो फ्यूल है, वो वायु है। तो वायु का धर्म क्या है? जीवन को सपोर्ट करना। ये वायु का धर्म है। अब इसको हमने देव क्यों बना दिया? क्योंकि हम इनसे कुछ लेते नहीं है बदले में। हवा फ्री है, सूर्य की किरणें फ्री हैं, गर्मी फ्री है, सोलर एनर्जी फ्री है। तो जो भी चीज फ्री है उसको हमने एज अ हिंदू धर्म देव बना दिया। देव मतलब जो देता है पर लेता नहीं है। पर अगर आप ध्यान से देखें, मनुष्यों को देव नहीं बनाया गया है, क्योंकि मनुष्य ट्रांजैक्शन पे काम करता है। मनुष्य पे लॉ ऑफ मटेरियल वर्ल्ड अप्लाइड है। तो ये तो हो गया धर्म की डेफिनेशन। अब सनातन मतलब क्या है? सब अनंतम, मतलब सब कुछ इटर्नल है। तो हमारे सनातन में हमेशा ये बताया गया कि हम क्या हैं, भगवान क्या है। ठीक है, तो एक ही रिलीजन है जो सत्य की बात करता है, जो सही से डिफाइन करता है। इनफैक्ट अगर आप सारी रिलीजन की बुक्स पढ़ेंगे तो सब कोई आखिरी में आके फॉर्मलेस पे जोड़ देगा। हर जगह ये मिलेगा वो हर जगह व्याप्त है, वो कण कण में समाया हुआ है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राइट। तो अब ये आपने जाना या माना? पहले ये बताओ, माना ना? तो उपनिषद ये कहते हैं कि कैसे जाने। तो जानना क्या है? ऑब्जर्व करना है। तो कृष्ण मूर्ति ये कहते हैं, अगर आप बैठ के सिर्फ अपने ब्रेन में झांकने लगो तो धीरे धीरे आपको ब्रेन के जो एसोसिएशन है वो दिखने लगेंगे। मतलब क्या? बुद्धि की आवाज़ अलग दिखेगी, थॉट दिखेगा आपको मन से आ रहा, मन अलग दिखेगा, बुद्धि अलग दिखेगी। आपको दिखेगा कि अच्छा ये बुद्धि है, ये मन है। दिखे मतलब एक्सपीरियंस होगा, स्मृति दिखेगी आपको। फिर जो बचेगा वो है कॉन्शियसनेस। आपको साफ साफ सामने दिख रहा होगा कि मैं इन सबसे अलग हूं। ये कैसे चालू होगा? जब आप बैठ के देखना चालू करोगे। सिर्फ बैठो, बिना किसी एजेंडा, बिना किसी पर्पस पे, सिर्फ आपको देखना है। अब जैसे आप बैठोगे आपको भागने का मन करेगा, तो उसलिए हमने एक टूल बना दिया, साधना बोलते हैं उसको। अब साधना क्या करती है? आपके ध्यान को एक जगह एकत्रित रखती है कुछ समय के लिए। शटल को देख सकते हो आप, ग्रॉस को तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पंखे को देख सकते हो, पर ब्रेन को नहीं देख सकते आप, क्योंकि वो शटल है। शटल पे आप देखोगे आपका जी मत लाने लगेगा कि ये क्या हो रहा है, फड़फड़ाहट आने लगेगी। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं अगर चेतना को एक्सपीरियंस करना है तो जितने भी खंड हैं उसको पहले सेग्रीगेट करना पड़ेगा माइंड में। जो बचेगा वो समझ में आ जाएगा कि ये मैं हूं। अब ये आपने एक्सपीरियंशियली देखा, ये कृष्णमूर्ति का एंगल है, लेकिन उपनिषद का भी अपना एंगल है। उपनिषद ने उसकी व्याख्या करी कि वो क्या है, यूनिवर्स की रियलिटी क्या है, इंसान की रियलिटी क्या है। अब वो व्याख्या आपने पढ़ी, आपने सोचा आपको समझ में आ गया। और सबसे बड़ा संकेत क्या है कि आपको समझ में जो आया है, उसका सबसे बड़ा संकेत पता है क्या है? आपके जीवन में जितना आप डिजायर से लिबरेट हो रहे हो, जितना आपके ऊपर डिजायर की इन्फ्लुएंसिंग प्रभाव कम पड़ रहा है, जितना आपका फियर ऑफ डेथ खत्म हो रहा है, वो संकेत होता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चनिंग कहां से आ गई? क्वेश्चनिंग का भाग वहीं पे है
जब आप किसी चीज को समझना चाहते हो तो पहले आप ऑब्जर्व करोगे, फिर क्वेश्चन करोगे ये क्या है। तो आपका ब्रेन कहेगा अच्छा ये हो सकता है, 50 डेफिनेशन दे देगा। उन 50 डेफिनेशन को अलग अलग थ्योरीज बोल दो, उसमें से एक थ्योरी तभी साबित होगी जब वापस आओ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से चालू होगा, क्वेश्चनिंग आएगी, थीसीज आएगा, थ्योरीज आएंगी बहुत सारी, उन थ्योरीज का भी प्रत्यक्ष यानी ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो चालू प्रारंभ ऑब्जर्वेशन से होगा, अंत भी ऑब्जर्वेशन पे होगा। दोनों में ही क्वेश्चनिंग सिर्फ समझने के लिए है, दोनों में ही विश्वास अगर आपको चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, या ब्रेन कैसे काम करता है, या दो विचारों के बीच में स्पेस है कितने सेकंड का, किसी का मिली सेकंड का, किसी का 1 सेकंड, किसी का 10 सेकंड का है। आपका जो नॉर्मल आदमी उसका मिली सेकंड्स का स्पेस है। वो कैसे दिखेगा? जब आप बैठ के देखोगे कि दो विचारों के बीच में स्पेस है। हाँ, उन्होंने बोल दिया है, अब आपका सत्य कैसे बनेगा? आपका सत्य तब बनेगा ना जब आप बैठ के देखोगे कि हाँ सच में मैंने देखा है, मैंने प्रत्यक्ष किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि दो विचारों के बीच में स्पेस है, होता है। कितने विचार आते हैं? अच्छा 60,000 विचार। आपने बैठ के देखा, अरे इतने विचार नहीं आते। तो अब आप क्या मानोगे? 60,000 वाले की बात मानोगे या अपनी बात मानोगे? अब आपको कोई बता सकता है, कोई हिला सकता है इस सोच को? क्या कोई इस सोच को हिला सकता है कि 60,000 थॉट नहीं होते, 5,000 होते हैं, या दो विचारों के बीच में स्पेस नहीं होता? कोई हिला सकता है इस थॉट को? कोई नहीं हिला सकता। क्यों? क्योंकि आपने प्रत्यक्ष कर लिया। तो अगर आपको मानना नहीं है, जानना है, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो चालू ऑब्जर्वेशन से होगा, बीच में क्वेश्चनिंग आएगी समझने के लिए, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चनिंग से थीसिस बनेगी, और उस थीसिस को आप बार बार जाके अप्लाई करोगे और फिर वेरीफाई करोगे, फिर वापस ऑब्जर्वेशन पे आएगा मामला। क्लियर हो रहा है? तो एक चीज ये समझना है कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, नॉट अबाउट क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग इज मोर लेस इंपॉर्टेंट देन ऑब्जर्वेशन। एक बंदे को अगर आप क्वेश्चन कराओगे तो उसको विश्वास नहीं होता है। अगर एक बंदे को आप दिखा दोगे तो चाहे कितना भी बेवकूफ मूड से मूड बंदा है, आप किसी भी इंसान को जाके सिर्फ बताओ कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, उसको आपको आपकी पॉटी निकल आएगी बताने में, उसको समझाने में, उसको क्वेश्चन कराने में। लेकिन अगर आपने उसको उसका चेहरा पकड़ के देख लिया, देख ये भगवान, अब बताओ। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भूतों को लेके बहुत सारी थ्योरीज है, जो कि इस पर मानना मत, और भूतों को लेके बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन अगर आपने भूत देख लिया तो अब बहुत सारे आएंगे, लोग आएंगे कहेंगे अरे उसका हेलुसिनेशन भी हो सकता है। हाँ ठीक है, हेलुसिनेशन है, 50 लोगों ने देख लिया तो 50 लोगों का हेलुसिनेशन है। एक कमरे में भूत खड़ा हुआ है, जितने भी ना मानने वाले उनको जाके दिखा दो, मान जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट भूत, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे लोग एलियंस में नहीं मानते, एलियंस को लेकर थ्योरी, एलियन कैसा दिखता होगा, क्या बोलता होगा, किस तरीके से बिहेव करता होगा। तो ये सब थ्योरीज बना रखी है आपने एलियन के बारे में। क्यों? कैसे बनाई? क्वेश्चनिंग के थ्रू। और ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं होगा तब तक एलियन का स्वरूप आपको दिखेगा, या क्वेश्चनिंग से ही देख लोगे सब कुछ? क्या क्वेश्चनिंग से देखा जा सकता है कि रियल स्वरूप क्या है एलियन का? यह ऑब्जर्वेशन से देखा जाता है। चालू होगा ऑब्जर्वेशन पे, अंत होगा ऑब्जर्वेशन पे। आपको अपने जीवन में अगर परिवर्तन चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए, तो ऑब्जर्व करना चालू करो। जो भी मैं बात बोल रहा हूं, ये सब मैंने अभी आपको ऑब्जर्व करवाया है एग्जाम्पल्स दे देके। एग्जाम्पल भी ऑब्जर्वेशन है, आपको बस मैं रिमाइंड कर रहा हूं। जो भी आपकी मेमोरी है ना, उसको सरफेस पे ला रहा हूं और आपको रिमाइंड कर रहा हूं मैं। तो रिमाइंड में क्या हो रहा है? आपके ब्रेन में क्या हो रहा है अभी इस समय? ऑब्जर्वेशन हो रही है। अगर मैं एग्जाम्पल नहीं तो सिर्फ थ्योरीज बताऊं तो क्या होगा? एस्टिमेशंस होंगे, हाइपोथेसिस होगा। लेकिन कहीं भी आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। एग्जाम्पल्स भी ऑब्जर्वेशन है। वो इमेज ट्रिगर कर रहा हूं मैं आपके ब्रेन में एग्जाम्पल्स के थ्रू, राइट? तो अब ये एक सेकेंडरी बेनिफिट ऑब्जर्वेशन का। अभी तक तो पहले हमने साइंटिफिकली देखा, फिर इसमें देखा।
अब एक कहानी बताता हूँ आपको मैं। 6 साल पहले साउंड ऑफ साइलेंस या अनाथ ध्वनि के बारे में जाना और मेडिटेशन करना चालू किया, प्रारंभ किया। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कि जब मैं साउंड ऑफ साइलेंस में बहुत ज़्यादा खो गया तो हुआ क्या कि मेरे अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस होने लगे। अब वो एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे थे कि सामने पहले अंधकार था, फिर ब्लू कलर का स्मोक दिखने लगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग कहेंगे कि इन सब में नहीं ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी उसको हटाओ, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। दिखा, अब उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कुछ, तो मैं रात में बैठा हुआ देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं। फिर जब मैं सांस लूँ तो मेरे अंदर से एक शोल्डर से होते हुए नीचे इलेक्ट्रिसिटी टाइप का ऐसे लोग सामने निकले। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, मेरा गला सूखे, मेरे हाथों के बीच में चुंबकीय शक्ति का एहसास हो। ये पांचवी ऑब्जर्वेशन, मेरे को स्ट्रेच करने का, अंगड़ाइयां लेने का मन करे। ये छठी ऑब्जर्वेशन। ये होता जा रहा था, मेरे को एनर्जी मेरी बढ़ गई। वो सातवां ऑब्जर्वेशन। जब मैं बाहर निकलूं तो पेड़ को हक करने का मन करे। ये आठवां ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन को किससे मैं जाके पूछूं? कोई है बताने वाला? क्या जिन्होंने साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में बात करी उन्होंने ये बताया? नहीं बताया। तो अब आप क्या कहोगे कि तो भूल जाते? कैसे भूल जाओगे? आप मुझे सिंपल सी चीज़ बताओ, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जो पिछले 25 साल से नहीं घटित हुआ है, आप उसको भूल जाओगे? तो मैंने रिसर्च करना चालू किया। इट इज़ ये वैसे ही हो गया कि कमरे में कोई खड़ा है, आप कहोगे अरे भूल जाओ, कमरे में कोई खड़ा है, क्यों, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। ऐसा नहीं होता भैया, माइंड ऐसे काम नहीं करता। पता नहीं कौन से सोच में हो तुम लोग। आई वॉन्टेड माई आंसर्स, वॉट द हेल इज हैपनिंग, बिकॉज आई वॉज क्यूरियस अबाउट लाइफ। जैसे ऐसे मैं अनाथ ध्वनि में गहरा गया होता गया, मेरे को जीवन से विदाउट एनी person, without any material object, without anything, without any my work, minus all these things, I was in love with life. I wanted to know about life, and whatever was happening inside my body, it is also the part of life. So inevitably I wanted to know that also. Nobody talked about that. So I researched एंड धीरे धीरे मेरे को 2, 3, 4 साल 5 साल में ज्ञात होने लगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पता चला चक्र होते हैं, चक्रों का आभास हुआ। चक्रों की एग्जिस्टिंग थ्योरी नहीं पढ़ी मैंने कभी जिंदगी में, चक्रों का आभास हुआ मुझे। आप अपनी उंगली को तीसरी आंख में ऐसे से घुमाओ ले जाके, तो आपको गुदगुदी होगी बचपन से ही। ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन क्वेश्चन किसको उठेगा? क्वेश्चन उसको उठेगा जो साइंटिफिकली देख रहा हो। वही वाली बात हो गई, एप्पल सबके सामने गिरा लेकिन न्यूटन को केवल क्वेश्चन उठा। तो सबकी आंखों के सामने गुदगुदी होती है लेकिन क्वेश्चन नहीं उठता। लेकिन जब मैं मेडिटेशन में गहरा गया तो वो चीज़ बढ़ने लगी, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। अब ये हुआ तो चक्रों का आभास हुआ। लोगों को चक्रों के बारे में पहले ही पता रहता है, मेरे को क्या हुआ, चक्रों का आभास हुआ कि कुछ तो है यहां पे। अब मैंने रिसर्च करना चालू किया तो मैंने देखा एक फोटो, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, पीछे एक नीचे रीढ़ की हड्डी एक चक्र है, एक ऊपर है, गोल 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 ऐसे करके पूरे 7 चक्र थे। जैसे ही मैंने उस फोटो को देखा गूगल पे, ये 2016-17 की बात बता रहा हूं, मुझे शक्तिमान की ग्लिम्स आई। इमीडिएटली मेरी बॉडी जो ट्रिगर हुई शक्तिमान की ग्लिम्स, क्योंकि शक्तिमान में ऐसे ही होता था। और जब शक्तिमान बनता था तो पीछे चक्र दिखाते थे उसके, और मैं बचपन में देखा था, लेकिन जैसे मैंने वो फोटो देखी मैंने कहा ये क्या, ये तो मैंने बचपन में देख रखा है।
ट्रिगर हो गई मेमोरी, और जहां जहां वो दिखा रहे थे वहीं वहीं सेंसेशंस होती थी। स्पेशली आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र और ये मूलाधार चक्र में, फिर अनाहत चक्र में भी होती थी। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। अब देखो, एक ऐसा बच्चा जिसको कोई थ्योरी नहीं पता, कुछ उसको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, मेडिटेशन करता है और उसको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, अब वो पागल हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मैंने पता किया, फिर मैं चक्रों में घुसा। 7-8 चक्र हुए, 72, कुछ बताते हैं 108 चक्र होते हैं, क्योंकि हाथ पे भी होते हैं, जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे। 72,000 नाड़ियों के बारे में पता चला। वो कैसे पता चला? क्योंकि जब भी मैं सांस लूँ एक इलेक्ट्रिसिटी पास हो दोनों हाथों से, और ये मेडिटेशन के बाद ही होना चालू हुआ। किसी को हैंड शेक करूँ तो इरिटेशन हो, तो मैंने छूना बंद कर दिया लोगों को। शुरू की बात बता रहा हूँ आपको, 9 एक्सपीरियंसेस हुए मेरे। अब 9वां था ये बताया मैंने, अभी और भी याद आएगा तो और बताऊँगा। अब मुझे ये बता दो, एक बच्चा है जिसको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कहाँ पता लगाएगा? नहीं पता लगाया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई, धीरे धीरे पता चला क्या क्या होता है, चक्र होते हैं, ये होता है, वो होता है, फिर कुंडलिनी क्या होती है, ये सब क्या हो, पता करना। क्यों पता किया? आभास हुआ, तो मेरे को प्रत्यक्ष पहले ही हो गया, ऑब्जर्वेशन पहले ही हो गई। अब थीसिस बनी, ये क्या है, ये तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता, बहुत सारी थीसिस थी। तो फिर वापस ऑब्जर्व किया तो देखा वो नहीं था। कैसे? एक मैंने वीडियो देखी, अगर आप, मैं कभी वीडियो का लिंक भेजूंगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप नीचे ज्वाइन कर लीजिए मेरा। आपको मैं अपनी जर्नी का प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। 2016 में मेरा चैनल बना था, पार्थ सिंह वाला। 2016 में मैंने वो कमेंट डाला था थर्ड आई के नीचे, आज भी वो कमेंट है, मैं इसको स्क्रीनशॉट दे दूंगा नीचे, आप देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप भूल गया डाला तो नीचे प्लीज रिवाइंड कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप दोबारा डाल दूंगा। तो मेरे अंदर बहुत सारी थ्योरीज आने लगी, भाई ये क्या हो रहा है यार, अरे बाप रे बाप, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बहुत सारी थीसीज बनी मेरे अंदर, थ्योरीज बनी। लेकिन बाद में जब वापस ऑब्जर्व किया बॉडी में तो कुछ ऐसा नहीं था, राइट। तो यकीन हो गया, जाना, माना नहीं, राइट, कि कुछ नहीं होने वाला। थर्ड आई में ऐसे फोकस करने से या करने में व्हाटएवर जो भी है उससे कुछ होता नहीं है। कोई लोग कहते हैं ना थर्ड आई पे वो फोकस करो तो भूत दिखने लगेगा, और ये दुनियादारी। यूट्यूब ने मेरे अंदर बहुत सारा भर दिया था, तो मैंने मेडिटेशन ही करना छोड़ दिया। मैंने कहा भैया, फिर मैंने, अब वो खींचे जाए मेरे को, तो मैंने दोबारा मेडिटेशन करना चालू किया। देखा कि नहीं होता तो मैंने चालू रखा। सिंपल चीज़ है, यूट्यूब ने भटकाया, वापस मैंने उसको देखा, कुछ नहीं होता उससे, राइट। तो हर चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया, और फिर फाइनली एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई 2021 में कृष्णमूर्ति से, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन को इतना ज़्यादा स्ट्रेस किया अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने कहा है कि डोंट लिसन टू मी, जस्ट ऑब्जर्व। ही टॉक्ड अबाउट फ्रैगमेंट्स ऑफ माइंड, कि दैट द ऑब्जर्वर इज वेरी ऑब्जर्व, यानी जब हम जब कुछ देखते हैं तो वो ऑब्जर्वर नहीं है, वो ऑब्जर्व्ड है। यानी जो भी हम देखते हैं, सोचते हैं, वो अपने एक प्री कंसीव्ड एजेंडा, नोशन से देखते हैं। तो यहां तक लोग आके रुक जाते हैं, पर उन्होंने ये भी बात करी है कि हाउ टू सी विदाउट द ऑब्जर्वर, हाउ टू ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर। तो अगर आप जैसे जैसे देखते जाओगे अंदर ब्रेन में, अब जो भी मैं बता रहा हूं उसको सुन लेना, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खत्म। अगर आप देखते जाओगे तो आपको धीरे धीरे ब्रेन में जो खंड है अलग अलग दिखने लगेंगे। कि ये अच्छा, पिज़्ज़ा हट से आप निकलोगे, इमीडिएटली 2 आवाज़ आएगी। एक आवाज़ बुद्धि से आएगी। अब लोग मेरे तो क्वेश्चन है, सर विचार मन से और बुद्धि से दोनों से आते हैं। लोग मेरे से कहते हैं अरे भैया ऐसा नहीं है, लेकिन विचार जो है वो दोनों से उत्पन्न होते हैं। ये ब्रेन के 2 अलग अलग पार्ट है, एक इमोशनल माइंड है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट और लॉजिकल है। तो दोनों ही विचार को यूज करते हैं। विचार से ही समझा जाता है और विचार ही आपको बर्बाद भी करते हैं। थॉट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। जब आप सिगरेट के लिए छोड़ते हो, आप कभी भी ऑब्जर्व करें, एक बहुत ही सटल ऑब्जर्वेशन बताता हूं आपको, इसको ऑब्जर्व करना। एक तो पिज़्ज़ा हट वाला, जैसे आप निकलोगे एक आवाज़ आएगी, अरे यार चल पिज़्ज़ा खा लेते, है ना, लाइक। और फिर आती नहीं जिम के लिए प्रॉमिस कर रखा है,
ये दो आवाज़ें आई, ये दो आवाज़ें अलग अलग एस्पेक्ट से आ रही ब्रेन की। अगर आपके MRI लगा देना आपके उसमें, तो दोनों में अलग अलग हाईलाइट होगा। एक उधर से ट्रिगर हो रहा है, एक उधर से ट्रिगर हो रहा है, लेफ्ट से एक राइट से। तो इसको ऑब्जर्व करोगे, जब आप चल रहे हो उसी वक्त ऑब्जर्वेशन हो जाएगी चलते चलते, क्योंकि इंटरनली आप पहले बैठ के आपने देख लिया, अब बाहर से आप आंखें खोलोगे, डेली लाइफ एक्टिविटी करोगे, उसमें भी हो जाएगा। अब ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई। अगर इसमें और सटल आपको जाना है तो देखिए, जैसे ही आप कहोगे नहीं नहीं मुझे जिम करना है, तो आपका जिम के जो गोल्स है वो याद आ जाएंगे आपको जिम की जो बॉडी वो याद आ जाएगी। लेकिन ये क्या करेगा, मन क्या करेगा कि आपको पहले तो ऑडिटरी समझाएगा, सुनना ध्यान से, कहेगा चलो खा लेते हैं, लेट्स गो एंड ईट या व्हाटएवर, लेट्स हैव पिज़्ज़ा। फिर क्या करेगा, ये विचार 5 प्रकार के विचार फेंकता है मन। पहला विचार फेंकेगा ऑडिटरी, यानी आवाज़ें आएंगी अंदर ब्रेन में, चल खा लेते हैं, ये ब्रेन के। दूसरा आएगा विजुअल, उसकी पिक्चर याद आएगी आपको पिज़्ज़ा की। फिर आप अगर फेंको नहीं 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 जिम 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 हेल्थ 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 हेल्थ, ये कौन बोल रहा है, ये ब्रेन बोल रहा है, आपका बुद्धि बोल रही है। फिर तीसरी लेयर खोलेगा, ये मन इतना बेवकूफ़ बनाता है आपको, तीसरी लेयर खोलेगा, आपको पिज़्ज़ा का टेस्ट याद दिला देगा। और अभी आप पिज़्ज़ा का टेस्ट याद करो, देखो आ रहा है टेस्ट याद, डोमिनोज का या चीज़ वो जो है ना, वो आप जब जैसे मुंह में जाती है आपके, वो ऊपर से ऑरिगेनो पड़ी हुई है और तीखा तीखा ऊपर गरम गरम लगता है, गरम मसाला ऊपर पैलेट पे आपके लग रहा है, जीभ के ऊपर, और फिर आप जीभ से ऊपर ऐसे इसको चाट रहे हो, वापस जीभ पे ला रहे हो ऊपर से, छत से अपने मुंह की छत से, और उसके बाद आप उसको चबा रहे हो, और सॉफ्ट सॉफ्ट सा मसाला, अब उसको आप सॉलो करो। आया टेस्ट याद सबको, इसको बोलते हैं द मेमोरी रिलेटेड टू टेस्ट, राइट। तो ये मेमोरी वापस ट्रिगर कर देगा, और जैसे ही उसने टेस्ट ट्रिगर किया, अब आप कहोगे भाई हो गए भाई चल खा लेते हैं। अरे एक खाने से क्या होगा, ये देखो एक खाने से क्या, ये किसने बोला, मन ने बोला। अरे एक खा ले, छोटा वाला ले लियो, ये किसने बोला, मन ने बोला फिर एक आता, अबे नहीं नहीं यार ये छोटा भी नहीं खाना यार, जरा उस कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, 1000 होती, ये किसने बोला, ब्रेन ने बोला। किसने बोला, इंटेलेक्ट ने बोला, बुद्धि ने बोला। आप देख रहे हो द्वंद्व, देखो आप कॉन्फ्लिक्ट देखो, खड़े खड़े आपको प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा ब्रेन का। कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिसेस इंटरनली करनी है। एवरीथिंग वॉज प्रैक्टिस, इट्स नॉट अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट प्रैक्टिस द रीडिंग, इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग। हर चीज में अभ्यास आएगा, जीवन को सुखमयी करना है अभ्यास का। अब इससे होता क्या, आप सुनो ध्यान से, इसका अल्टीमेट एजेंडा क्या है, इंटरनल ऑब्जर्वेशन। एक तो है चलो ठीक है दिमाग के खंड अलग अलग हो जाए, दूसरा क्या है, कुछ ऐसा बता रहा हूं हिल जाओगे। देखिए होता है क्या है कि जब आप किसी चीज को कॉन्शियसली बार बार देखते रहते हो ना, तो आपको आगे क्या होने वाला है पहले ही पता होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आपने पिज़्ज़ा हट के सामने रुक के ये देख लिया कि ये चेन बन रही है, मन की चेन, थॉट्स की, अलग अलग विचार फेंक रहा है। पहले ऑडिटरी फेंका, फिर विजुअल फेंका, फिर टेस्ट वाला फेंक रहा, गस्टेटरी फेंका, राइट, फिर ओल फैक्ट्री भी फेंकेगा, यानी स्मेल भी फेंकेगा आपके अंदर, राइट, आपके ब्रेन में फेंकेगा अंदर, सामने विजुअल पे आएगा विचार पे, राइट। आपने एक बार ऑब्जर्व कर लिया इसको, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया। अब आप पिज़्ज़ा हट की दुकान के सामने जाओगे ना, आपको पहले ही पता होगा क्या होने वाला अंदर। तो जब आपको पहले ही पता होता है क्या होने वाला अंदर, तो आप पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाते हो। तो क्या होता है, आप आज़ाद हो उससे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्मी को पता है कि इस अटैक होने वाला है, सुनना ध्यान से, इस उदाहरण से ही समझा सकता हूं और ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, सब कुछ आपको इंटरनली देखना पड़ेगा। आर्मी को अगर पता है क्या आने वाला, तो आर्मी ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेगी या एम्बुश करेगा अगर कोई, तब प्रिपेयर्ड रहेगी। मतलब सडन अटैक होगा अगर, तो आर्मी अपने आप को सही से संभाल पाएगी, आउट ऑफ द ब्लू हो गया, या फिर आर्मी तब संभालेगी कि पहले ही पता हो कि अभी 11:03 पे मिसाइल आने वाली है। ब्रेन भी ऐसा ही है,
अगर आपको पहले ही पता है क्या होने वाला है, और पता का मतलब यह नहीं कि मेरी बात सुन ली, पता का मतलब यह कि आपने अंदर देख रखा है, क्योंकि ब्रेन सुनने से नहीं मानता है। ब्रेन की डिफॉल्ट सेटिंग ही है कि उसको ऑब्जर्व करवाओ बैठ के, तब जाके वो मानेगा। सबकॉन्शियस की बात कर रहा हूं मैं आपको सबकॉन्शियस की एक ऐसी लेयर बता रहा हूं, जो लेयर ये कहती है, ये प्रकृति का नियम है कि मुझे दिखाओ, मुझे बताओ मत, मुझे दिखाओ, तब मैं करूंगा। तो आपने पहले दिखा रखा है। जैसे मिसाइल आई, आपको पता मिसाइल आने वाली, पहले आपने प्रिपेयर हो गए आप। तो जैसे ही आएगा, अरे पिज्जा हट हट, आगे चले गए, क्योंकि आपको पता है क्या होने वाला है। तो आप एक उसका वो बना लोगे, स्ट्रैटेजी बना लोगे कि पिज्जा हट आने वाला है, कल आया था, हुआ था, राइट मुड़ लो। पहले ही राइट मुड़ गए आप पिज्जा हट के सामने गए ही नहीं, या अगर गए और एक लेयर थॉट आ गई, तो आपने अंदर देखा चाहिए आ रहा है, अगर ज्यादा देर रहूंगा तो और आएगा, तो इसे हटो यहां से, राइट। तो अगर कोई चीज बार बार होती जाएगी, और अगर आप नहीं भी हट रहे हो, नहीं भी जा रहे हो वहां से, कि पिज्जा हट के सामने ही आप खड़े हुए हो, तो भी उसका असर कम हो जाता है, तब भी आप अंदर नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये विचार फेंक रहा है मन आपका, और पहले वो ऑडिटरी फेंकेगा, फिर विजुअल फेंकेगा पिज्जा का, फिर स्मेल फेंकेगा पिज्जा की, फिर टेस्ट फेंकेगा पिज्जा का। लास्ट सबसे बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एजेंडा वही है पिज्जा खाने का। पिज्जा खाने का एजेंडा विजुअल नहीं है। सुनना ध्यान से मेरी बात, कान खोल के सुनना, फिर से बोल रहा हूं, पिज्जा खाने का एजेंडा विजुअल नहीं है। विजुअल कहां पे होता है? पॉर्न में। पिज्जा खाने का एजेंडा स्मेल नहीं है। पिज्जा खाने का मेन जो एजेंडा है वो है टेस्ट, मन के लिए। लेकिन यही चीज अगर आप पॉर्न में घुमा दोगे, तो पॉर्न में विजुअल है ना, वहां पे स्मेल है ना, टेस्ट है ना, टच है। वहां क्या है? विजुअल है। आप पॉर्न देखते हो विजुअल्स के लिए, ऑडिटरी के लिए। ऑडिटरी भी सेकेंडरी है। आपको ब्रेस्ट की फोटो देखनी है। आपको यह नहीं करना है कि उसकी आवाजें सुननी है ब्रेस्ट की, उसमें आवाज है ही क्या, या चलो आपस में लड़ा दो। तो उससे आपको कौन सा, आपको बहुत तृप्ति मिल जाएगी। तृप्ति तो तब मिलेगी जब आप देखोगे, राइट। अब वही चीज सेक्स का भी है। कोई सेक्स कर रहा है, तो सेक्स का एजेंडा क्या है? सेंसेस का, सबकॉन्शियस का एजेंडा क्या है सेक्स करने का? आप बताओ मुझे। एक तो है टच, दूसरा क्या है? विजुअल्स, तीसरा स्मेल है नहीं, किसी किसी का है, किसी का, मतलब कोई, अल्टीमेटली दो ही है। टच नंबर 1 पे आता है वहां पे सेक्स में। लेकिन वहां पे टच नंबर 1 पे नहीं आएगा, वहां पे टेस्ट आएगा। हर एक एक्टिविटी एक पर्टिकुलर सेंस के लिए है। हो सकता है किसी को आर्मपिट्स की स्मेल पसंद हो लड़कियों की, लेकिन वो स्मेल के लिए सेक्स नहीं करता है, वो टच के लिए करेगा। वो करेगा पेनिट्रेशन के लिए, टच के लिए। मेन उसका वही एजेंडा है। माइनस द पेनिट्रेशन, आपको केवल हाथ सूंघते रहो, नहीं करेगा। तो माइंड ना ये 5 सेंसेस में सर्कुलेट मारता रहता है। कभी आपको टेस्ट की तरफ ले जाएगा, कभी आपको टच की तरफ ले जाएगा, कभी विजुअल्स में आपका नेटफ्लिक्स आ गया, पॉर्न आ गई, राइट। एनीवे, ये सब ऑब्जर्वेशन है मेरी। आपकी ऑब्जर्वेशन कब बनेगी? जब आप देखोगे, राइट। तो आज तक जितनी भी नॉलेज स्पिरिचुअलिटी, नेचर ऑफ द माइंड के बारे में आ रखी है, वो मैंने पढ़ रखी है। तो उससे क्या होता है? उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है अपनी रिसर्च में आगे बढ़ने के लिए। क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि शुरू में मैंने आपसे क्या कहा था? पहले आगम प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, फिर उसका प्रत्यक्ष।
क्लियर हो रहा है ना? सेम चीज है, बिजनेस में भी सेम चीज है, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग। कभी बिजनेस से एसोसिएट करके इसके एग्जांपल्स दूंगा, आज थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बिजनेस में भी ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग आएगा, पर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको क्यों उसमें, वहां पे भी। चलिए, टेक केयर, बाय।